हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 29 एंड 30 ऑफ अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि कल धनतेरस थी, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी इंगेज होंगे अपने घर के कामों में और मैं भी थोड़ा सा इंगेज थी, इसलिए हमारे कल के सेशन हो नहीं पाए थे। तो आज हम दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 29 एंड 30 ऑफ अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि 29 ऑफ अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है, आयुर्वेदा डे या फिर आयुर्वेदा दिवस। इस दिन की शुरुआत 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी और ये आपका 9th एडिशन है। तो रिसेंटली 9th एडिशन आयुर्वेद दिवस या आयुर्वेदा डे हमने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यहाँ पे धन्वंतरी जी, इन्हें फिजिशियन ऑफ गॉड कहा जाता है और धन्वंतरी जयंती के दिन ही हम आयुर्वेदा डे या आयुर्वेदा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या है? तो थीम है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया है। पहला इनॉग्रेशन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, जहां पे डायबिटीज एंड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बेसिकली क्या किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च वर्क होते हैं, इनोवेशन होते हैं और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। देन आता है आईआईटी दिल्ली। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इन 4 लोकेशन पे 4 आयुष सेंटर को, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी आपको 29 ऑफ अक्टूबर में, जिस दिन हम आयुर्वेदा डे या फिर आयुर्वेदा दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। धनतेरस एंड धन्वंतरी जयंती के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2016। 2016 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत पे ऑफिशियल विजिट पे आए हुए थे और 18 सालों के बाद कोई स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट करने आया हुआ है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सैंचेज और ये ऑफिशियल विजिट पे हैं इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और स्पेन ने डिसाइड किया है कि 2026 को हम ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई सेलिब्रेट करेंगे। तो 2026 को हम सेलिब्रेट करेंगे ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। अब ऑब्वियसली बात है, जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत में आएंगे तो कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? वडोदरा में। आप लोगों ने C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन के बारे में सुना होगा और इसके लिए हमारी डील साइन हुई है। डील क्या है कि 56 हम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन C-295 को प्रक्योर करेंगे, परचेस करेंगे फ्रॉम द स्पेन, जिसमें से स्पेन जो है वो 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करेगा एंड रिमेनिंग जो 40 प्लेन्स है वो इंडिया में इनकी असेंबली बनाई जाएगी और इंडिया में ही इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको असेंबली को सेटअप करना पड़ेगा और वही असेंबली यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स विल असेंबल 40 C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन फॉर इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के लिए इनको तैयार किया जाएगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स एक जॉइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन का। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, असेंबली लाइन को रेडी करेगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबली, टेस्टिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। ये पहली प्राइवेट सेक्टर असेंबली लाइन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जिसको इंडिया में स्टैब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमारे जो प्लेन्स हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी असेंबली कर रहा था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। और पहली बार कोई प्राइवेट सेक्टर की असेंबली लाइन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए स्टैब्लिश की जा रही है इंडिया में, जहां पर C-295 मिलिट्री प्लेन्स को, ट्रांसपोर्ट प्लेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे 2021
24 सितंबर 2021 को इंडियन गवर्नमेंट और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो 56 C-295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को प्रोक्योर करेगी, परचेस करेगी। और इसके लिए जो डील साइन हुई थी वो 21,935 करोड़ रुपीस की डील को साइन किया गया था। तो 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली खरीद रहे हैं स्पेन से, और 40 एयरक्राफ्ट के लिए हमने असेंबली लाइन को स्टैब्लिश किया है, मतलब इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ठीक है। इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? तो 2022 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पहला पहला जो C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, टाटा फैक्ट्री इसको रोल आउट करेगी सितंबर 2026 में। और पूरे के पूरे 40 जो प्लेन है वो रोल आउट कब किए जाएंगे? अगस्त 2031 तक इनको रोल आउट किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं तो स्पेन और इंडिया के बीच में कुछ ना कुछ एमओयू साइन हुए होंगे। कौन कौन से एमओयू इंपॉर्टेंट साइन हुए हैं? सबसे पहली बात हुई है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। दोनों देश एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करेंगे, तो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एमओयू साइन हुआ है 2024 से 2028 के बीच में। इसके अलावा स्पेन अपना कॉन्सुलेट जनरल बेंगलुरु में ओपन करेगा, वहीं इंडिया अपना जो कॉन्सुलेट जनरल है उसको स्पेन के बार्सिलोना में ओपन करने का काम करेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ दिन पहले ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ था, सिमिलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट स्पेन के साथ भी साइन हुआ है, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। इसके अलावा 2026 को ऑब्जर्व किया जा रहा है इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इस तरीके से कुछ एग्रीमेंट को साइन किया गया है। अगर बात करते हैं स्पेन के बारे में, तो आप यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ एक यूरोप का देश देख सकते हैं जिसका नाम है स्पेन। स्पेन की कैपिटल आपको मैड्रिड देखने को मिलेगी, और इस एरिया को हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट आपको स्पेन देखने को मिल जाएगा। स्पेन नेटो के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। करेंसी यहाँ पे यूरो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। फर्दर डिस्कशन करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस ई बुक को चेकआउट नहीं किया है तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में जाके इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें पिछले 5 सालों में एसएससी के अलग अलग एग्जाम जैसे कि जेई, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सभी पेपर में आए हुए पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसएससी का तो पैटर्न ही रहा है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ई बुक भी अवेलेबल है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए फर्दर विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो आपके फ्री नोट्स वाली कैटेगरी में अवेलेबल होता है, आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूजा जैन CA 247 मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दूंगी तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ, वो ये है कि आप जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब कुछ दिनों तक हम ऐसा ही शॉर्ट स्क्रीन पे ही अपने वीडियो को रन करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है दिवाली का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो सभी लोग अपने घर जाते हैं, और मैं भी अपने घर आई हुई हूँ। तो जब हम लौटेंगे वापस बैंगलोर तो हम वापस डिजिटल बोर्ड में अपनी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि 20 अक्टूबर को कुछ इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है वो देखेंगे, उसके बाद पर्सन इन न्यूज देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का पहला एडिशन पब्लिश हुआ है, जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया की रैंकिंग 176 पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 6G पेटेंट फिलिंग में। तो 6G पेटेंट फिलिंग में इंडिया 6th पोजीशन पे है, और इंडिया ने 188 पेटेंट को फिल किया है। नेक्स्ट नाम आता है
गुसादी डांसर जिनका नाम है कनका राजू या के राजू, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है। नेक्स्ट है सखरोव प्राइज, ह्यूमन राइट्स के लिए जो फाइट करता है उनको सखरोव प्राइज दिया जाता है। और इस साल का ये जो प्राइज है 2024 का प्राइज किसे दिया है, तो मारिया कोरिना कोरिना मैचेंडो एंड एडमुंडो गोंजलेज, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है अमिताभ चौधरी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी डब्ल्यूएचओ में, डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा हांगकांग में पहली बार डायनासोरस के फॉसिल्स हमें मिले हैं। तो ये 20 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे जिनको हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज। सबसे पहले है आईयूसीएन अवार्ड। आईयूसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अवार्ड। इसका एक और नाम है, इसका नाम है हैरी मिसेल अवार्ड। और ये अवार्ड किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा विप्लव कुमार तालुकदार को दिया है, जिन्होंने राइनो के कंजर्वेशन के लिए काम किया है, इसलिए इन्हें हैरी मिसेल अवार्ड दिया है फॉर द कंजर्वेशन लीडरशिप बाय द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। ठीक है। फिफ्थ नंबर का ये जो सेरेमनी हुआ था ये कहाँ हुआ था, आबू धाबी में। और आबू धाबी में विप्लव कुमार तालुकदार को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने वन हॉर्न राइनो के कंजर्वेशन के लिए काम किया है। ठीक है। ये आईयूसीएन एसएससी के नेटवर्क के साथ 1991 के साथ एसोसिएटेड थे। अगर हम देखें रिसेंटली कुछ और अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि उर्मिला चौधरी जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं, रिसेंटली इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड मोहन जी को दिया गया है। निकिता पोरवाल जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्हें फेमिना मिस इंडिया अवार्ड दिया गया है। और मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 के लिए 54 दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ये सारे अवार्ड हमने ऑलरेडी अपने करेंट अफेयर्स में कवर किए हैं। अगर आप डेली करेंट अफेयर्स फॉलो करते तो डेफिनेटली आपने इन अवार्ड्स को देखा होगा, सुना होगा। चलिए, अब कुछ समय पहले आपको पता है कि फिजी और तिमोर लेस्ते का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। अब फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। आप लोग ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का फॉर्मेशन किसने किया है, श्री श्री रविशंकर ने किया है 1981 में। आर्ट ऑफ लिविंग को इस्टेब्लिश किया गया था जो लोगों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट पर डिस्कशन करती है, लोगों को इनकरेज करती है। तो यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी का ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इनिशिएटिव है, इसके लिए इन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ फिजी। किसे दिया गया है, श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं आईएएस विपिन कुमार, और इन्होंने एम सुरेश को सक्सीड किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो विपिन कुमार इसका आंसर होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का यह मतलब होता है कि किसी एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 को पास किया गया था, और 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये बॉडी काम करती है, और 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है दीपक अग्रवाल। क्या नाम है इनका, दीपक अग्रवाल, अपॉइंटेड एज रेगुलर एमडी ऑफ NAFED, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके 5 सालों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी अपॉइंट हुए हैं दीपक अग्रवाल। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये एक बॉडी है जो कि फार्मर के वेलफेयर के लिए काम करती है और वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट, FSIB मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रिसेंटली रिकमेंडेशन दिया है अशोक चंद्रा का नाम एज अ नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक।
हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे जो हाई पोजीशंस होती हैं जैसे कि एमडी है, सीईओ है, इनके जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं वो एफएसआईबी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो देता है। तो रिसेंटली एफएसआईबी ने रिकमेंडेशन दिया है अशोक चंद्रा का नाम, और अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैनरा बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन लाहौर पाकिस्तान में 1894 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे शाश्वत शर्मा के बारे में। ये है शाश्वत शर्मा जी, और इनको रिसेंटली नया सीईओ अपॉइंट किया गया है भारती एयरटेल में, और इनका जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। तो भारती एयरटेल हैज अपॉइंटेड शाश्वत शर्मा एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ इफेक्टिव फ्रॉम द January 1, 2026। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? गोपाल विट्ठल को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि गोपाल विट्ठल जी का ट्रांजिशन हो रहा है और इनको एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है। अच्छा, चेयरमैन कौन है भारती एयरटेल का? तो सुनील भारती मित्तल आपको चेयरमैन एंड फाउंडर देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड 7 जुलाई 1995 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक, चलिए अब फुटबॉल की फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, वो है बैलन डियोर अवार्ड। तो यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द ईयर होते हैं फुटबॉल में, मेल प्लेयर, फीमेल प्लेयर, और फुटबॉल की जो टीम है, फुटबॉल के जो क्लब्स हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड सेरेमनी पेरिस फ्रांस में हुई है। तो बैलन डियोर अवार्ड, या इसको गोल्डन वॉल अवार्ड भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो फुटबॉल के सेगमेंट में दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1956 में की गई थी। 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पे जो फीमेल के लिए, यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल के बैलन डी और अवार्ड के बारे में, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन मेल कैटेगरी में ये जो बैलन डी और अवार्ड होता है ये 1956 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्पेन के आपको फुटबॉलर देखने को मिल रहे हैं। इनको तो आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, इनका नाम है एटेना बोनमती, जो कि स्पेन की फुटबॉलर है, और इनको वेलन दी और अवार्ड फीमेल कैटेगरी में बेस्ट फीमेल फुटबॉलर अवार्ड दिया गया है। वहीं स्पेन के ही आपको फुटबॉलर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है रोडरी। रोडरी को मेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है। सबसे पहला है मेंस वेलन दी और अवार्ड, किसे दिया है? रोदरी ऑफ स्पेन को दिया गया है, जो कि मैनचेस्टर सिटी क्लब एंड स्पेन के लिए खेलते हैं। वही फीमेल वेलन दी और अवार्ड किसे दिया गया है? एथेना बोनामती को दिया गया है, ये भी आपको स्पेन की देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट होता है टॉप स्कोरर, जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाता है पिछले साल में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है टॉप स्कोरर, और इनको जो ट्रॉफी दी जाती है उसे हम गार्ड मुलर ट्रॉफी कहते हैं। किसे दिया है? हैरी केन ऑफ इंग्लैंड एंड किलियन मबापे, जो कि फ्रांस के हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर अवार्ड, ये इसको दिया जाता है, मतलब ये इस ट्रॉफी का नाम क्या है? यसीन ट्रॉफी आपको देखने को मिल जाएगी, और ये किसे मिला है? ये मिला है इमिलियानो मार्टिनेज ऑफ अर्जेंटीना। वीमेंस क्लब ऑफ द ईयर बार्सिलोना को दिया है, और मेंस क्लब ऑफ द ईयर जो है वो रियल मैड्रिड को दिया है। अभी तक जो सबसे सक्सेसफुल प्लेयर है, या जिनको सबसे ज्यादा बार बैलन डी और अवार्ड दिया गया है मेंस कैटेगरी में, बेस्ट फुटबॉलर कैटेगरी में, वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है जिनका नाम है लियोनेल मेसी। इनको 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 और 23 में ये अवार्ड दिया जा चुका है, मतलब 8 बार उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अभी कुछ और अवार्ड्स भी बाकी हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। बेसिकली हमारे देश में हमारी जो जुडिशरी है वो कितनी करप्टेड है, उसका गवर्नेंस कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, क्रिमिनल जस्टिस के लिए क्या प्रोविजंस है, तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे इस रेटिंग को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 79th पोजीशन पे है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ओके, तो 2024 वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया 79th पोजीशन पे है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ठीक है,
यहाँ पे रीजनली देखें, अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, नेपाल 69th पोजीशन पे है, उसके बाद श्रीलंका, और फिर आपको इंडिया देखने को मिलेगा थर्ड पोजीशन में साउथ एशियन कंट्रीज की लिस्ट में। अगर हम बात करते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में इंडिया 8th पोजीशन पे है आउट ऑफ 38 कंट्री। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया 142 पोजीशन पे है आउट ऑफ 79 कंट्रीज। और ग्लोबल रैंकिंग की बारे में बात करें तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे, डेनमार्क के बाद नॉर्वे और फिनलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट स्पोर्ट लीग अवार्ड। अब कई सारी स्पोर्ट्स लीग होती हैं, बैडमिंटन है, कबड्डी है, आईपीएल है, डिफरेंट काइंड ऑफ लीग्स हमारे देश में होती हैं। तो बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर अवार्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किसे दिया है? प्रो कबड्डी लीग को दिया है। प्रो कबड्डी लीग के अगर हम 10th एडिशन के बारे में बात करें तो प्रो कबड्डी लीग का जो 10th एडिशन हुआ था वो हरियाणा स्टीलर और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था, जिसमें हरियाणा स्टीलर ने 10th एडिशन प्रो कबड्डी लीग का जीतने का काम किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफेंडिंग चैंपियन पुनेरी पल्टन, उसे स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। तो बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? प्रो कबड्डी को दिया है। किसने दिया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2024 के अंदर इनको यह अवार्ड दिया गया है। और चारू शर्मा आपको डायरेक्टर देखने को मिलेंगे प्रो कबड्डी लीग के। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बेस्ट बैंक बन गया है। एसबीआई अवॉर्डेड बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। अभी आप सभी को पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एनुअल जो मीटिंग होती हैं वो मीटिंग्स चल रही हैं, और उन्हीं मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज एज अ बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इंडिया का बेस्ट बैंक किसे रिकॉग्नाइज किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है 2024 के लिए बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, और अभी जो 31st नंबर की एनुअल मीटिंग चल रही है, तभी यहाँ पर मतलब 31st नंबर के एनुअल अवार्ड बेस्ट बैंक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ड्यूरिंग द साइडलाइन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी, इन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे 17th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के बारे में। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 17th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था। ये एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में हुआ था 25 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जीबिशन होगा मतलब आपका 2025 में 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन कहां पर होगा? गुरुग्राम हरियाणा में होगा। सिंस 2008 इस एग्जीबिशन को किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और उन अवार्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से अवार्ड्स हैं? तो पहला अवार्ड है सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये अवार्ड कोची को दिया गया है, कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए, सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसे दिया गया है? भुवनेश्वर को दिया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा को बेस्ट सिटी इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी अवार्ड दिया गया है। फिर सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर को दिया गया है। फिर सिटी विद द बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ये गांधीनगर गुजरात को दिया गया है। सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सूरत। सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जम्मू को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सिटी विद द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रांसपोर्ट बेंगलुरु। मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन बेंगलुरु एंड मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन मुंबई को दिया गया है। अब यहाँ पे इतने सारे अवार्ड हैं, हमें याद कौन कौन से रखना है? तो स्टार्टिंग के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोची और सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भुवनेश्वर। इसके अलावा आप श्रीनगर का याद रखेंगे क्योंकि अभी आपका लेफ्ट जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर इलेक्शंस हुए थे, इसलिए आपका श्रीनगर आपको याद रखना है, सिटी विद द मोस्ट
बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। इसके बाद आपको श्रीनगर के अलावा याद रखना है मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन मुंबई को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ और स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2024 के इमर्जिंग एशिया कप के बारे में। तो 2024 इमर्जिंग एशिया कप रिसेंटली कंक्लूड हुआ है ओमान में, और ये आपका 6th एडिशन था। कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन आपको इमर्जिंग एशिया कप का देखने को मिला, जो कि ओमान में हुआ था। फाइनल मैच अफगानिस्तान ए की क्रिकेट टीम और श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के बीच में हुआ था। तो अफगानिस्तान ए मेंस क्रिकेट टीम ने डिफीट किया है श्रीलंका की टीम को। तो अफगानिस्तान ने डिफीट किसको किया है? श्रीलंका की टीम को किया है। पहली बार यहाँ पर ये जो इमर्जिंग एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में हो रहा है। अदरवाइज हमेशा ये 50 ओवर के फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलता है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो इसे ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि गवर्निंग बॉडी है, इसे ऑर्गेनाइज करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात करें तो UAE में इसका हेडक्वार्टर है और जय शाह इसके प्रेसिडेंट है। पहला जो एशिया इमर्जिंग चैंपियनशिप हुई थी ये सिंगापुर में 2013 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है। ठीक है, और इसको कहां पर होस्ट किया गया था? अल्बेनिया में। अल्बेनिया होस्ट कंट्री रही है और इंडिया की जो टीम है उसने टोटल 9 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 7 ब्रोंज मेडल है, और ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया 8th पोजीशन पे है। तो इंडियन रेसलिंग कंटिजेंट फिनिश इट्स अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को हमने कंक्लूड किया है विथ 9 मेडल, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 7 ब्रोंज मेडल। इसको होस्ट किया था अल्बेनिया ने और टोटल 30 एथलीट्स ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। अब हमें 9 मेडल्स याद नहीं रखने, बहुत ज्यादा मन है तो आप 2 इंपॉर्टेंट मेडल्स याद रख सकते हैं जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हमें मिले हैं। गोल्ड मेडल हमें 57 केजी कैटेगरी में मिला है, जो कि लाके दिया है चिराग चिकारा ने, और सिल्वर कैटेगरी में हमें 59 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है, जो हमें अंजलि ने लाके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली डोनेट किया है सोलर रूफटॉप लाइटनिंग सिस्टम श्रीलंका के रिलीजियस प्लेसेस के लिए। श्रीलंका में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो हिंदू प्लेसेस हैं, बुद्धिस्ट हैं या फिर क्रिश्चियन प्लेसेस हैं, चर्च वगैरह हैं, उनके लिए डोनेट किया जा रहा है सोलर रूफटॉप लाइटनिंग सिस्टम, जिससे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली डोनेट किए हैं सोलर रूफटॉप सिस्टम टू द श्रीलंका विच विल बी यूज्ड टू लाइटन अप द कंट्रीज रिलीजियस लोकेशन। अभी इनिशियली 4 रिलीजियस लोकेशंस पे इनको इंस्टॉल किया गया है। कौन कौन सी हैं वो लोकेशंस? तो पहला है होकनदारा टेम्पल, फिर है श्री अंजनेयार टेम्पल, सेंट एंटनी चर्च एंड मुतबाल जुम्मा मॉस्क और मस्जिद। तो इन 4 लोकेशंस पे इनिशियली यहाँ पर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेट किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने $17 मिलियन का ग्रांट दिया है श्रीलंका को इन रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों तक इन रूफटॉप सिस्टम्स को, मतलब ये जो सोलर पैनल है, उनको मेंटेन करने का काम भी करेगी, और लगभग 5000 रिलीजियस साइट्स हैं जिनमें सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द 2025 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? एडिशनल 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इन्हांस होगी, इंक्रीज की जाएगी, और यहाँ पे श्रीलंका की भी जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? तो अनुरा कुमारा दिसानायके आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। कैपिटल कोलंबो भी है, और श्री जयवर्धपुरे कुट्टे आपको श्रीलंका की कैपिटल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रवासी परिचय फेस्टिवल हेल्ड इन द सऊदी अरेबिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम सभी को पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस आने वाला है। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे। तो पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल सऊदी अरेबिया में, जो वहां पे सऊदी अरेबिया की कम्युनिटी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, प्रवासी परिचय फेस्टिवल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीजन ने
विद लोकल इंडियन एसोसिएशन के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया में होस्ट किया था, जिसमें 450 परफॉर्मेंस किए गए और 14 इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया और हर एक स्टेट का अपना एक पवेलियन भी सेटअप किया गया था प्रवासी परिचय फेस्टिवल में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से डांस फॉर्म परफॉर्म किए गए, तो पंजाब, ठीक है, पंजाब का भांगड़ा डांस, केरला का मोहिनी अट्टम, उड़ीसा का यक्षगान फ्रॉम कर्नाटका, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावनी डांस परफॉर्म किया गया, वही तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का महिषासुर मर्दिनी डांस ड्रामा, तेलंगाना का मारफा एंड लंबादा ट्राइबल डांस, ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की गई। अगर हम सऊदी अरेबिया की कैपिटल देखेंगे तो रियाद है और करेंसी आपको रियाल देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है डिजी फ्रेमवर्क। डिजी फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए यूएसए, जापान और साउथ कोरिया हमें सपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया announced that they will launch a new framework to collaborate with the Indian private sector to support digital infrastructure in India। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग भारत में सपोर्ट करने वाले हैं। तो डिजी फ्रेमवर्क को सपोर्ट कौन करेगा, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये तीनों बैंक्स जो हैं वो इंडिया के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, विच कंट्रीज रिसेंटली साइन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डिजी फ्रेमवर्क। तो कौन कौन सा हो जाएगा, यूएसए, जापान एंड कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसके आंसर आप मुझे बताएंगे। What is the total outlay for the 21st livestock census being conducted in the country from the October 2024 to the February 2025? तो 21st नंबर की लाइवस्टॉक सेंसस हमारे देश में रन हो रही है जिसके लिए 200 करोड़ रुपीस का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फेमस गुसादी फोक डांसर के राजू पास्ड अवे। पूछा जा रहा है इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, तो ये पद्मश्री अवार्ड ही रहे हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड 2021 मतलब 2021 में दिया गया है। इंडिया इज रैंक्ड 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इसको रिलीज किया है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री यहाँ पे टॉप पर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि डेनमार्क आपको टॉप कंट्री देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, which bank has been recognized as the best bank in India for 2024 by the Global Finance Magazine? तो Global Finance Magazine के अकॉर्डिंगली टॉप बैंक या बेस्ट बैंक इंडिया का कौन सा है, आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। Who has been appointed as the new managing director of National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India? तो 5 सालों के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर हो जाएगा दीपक अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर डी। How many medals were won by the Indian contingent at the Under 23 World Wrestling Championship? तो World Wrestling Championship रिसेंटली कंक्लूड हुई है। मेडल टैली में इंडिया 8th पोजीशन पे और इंडिया को 9 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रोंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024? तो रिसेंटली जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है और इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं, तो इंडिया को टोटल यहाँ पे 24 मेडल्स मिले हैं, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वॉन द 6th एडिशन एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप? तो अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच में हुआ था, तो अफगानिस्तान एक ही टीम इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। Recently, the Pravasi Parichai 2024 program has been recognized in the Indian Embassy, organized in the Indian Embassy of which country? तो किस कंट्री में इंडियन एम्बेसी ने प्रवासी परिचय प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था पहली बार, आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली जस्टिस याया अफरीदी has been appointed as the new CJI और new Chief Justice of which country? तो किस कंट्री के चीफ जस्टिस बन गए हैं, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को यहाँ पे रैंक किया गया है एज अ टॉप सेंट्रल बैंकर बाय द यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, यहाँ पर
पूछा जा रहा है कि गवर्नर शक्तिकांत दास जी को क्या रेटिंग प्रोवाइड की गई है, ए प्लस, ए प्लस प्लस या फिर बी। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और भी स्कीम्स हैं, कुछ और भी इनिशिएटिव हैं जो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन सेशन लेंदी ना हो जाए इसलिए इसको मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया। तो डेफिनेटली हम कल रिमेनिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।